प्यारे बच्चों, देखिए लास्ट वीडियो में हम आपको जो बता चुके हैं गति का ग्राफ या विश्लेषण संपूर्ण जानकारी आपको दे चुके हैं वहाँ पे। अब हम इस वीडियो में जो आपको बताने जा रहे हैं ग्राफ या विधि से गति के समीकरणों का निगमन करना सिखाने जा रहे हैं कि जो हमारी ग्राफ या विधि है, ग्राफ या विधि से हम गति के समीकरणों का निगमन किस प्रकार से करेंगे। तो गति के हमारे 3 समीकरण होते हैं। तीनों समीकरण आपके सामने लिखे हुए हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, तीसरी वी स्क्र बराबर यू स्क्र प्लस 2as। अर्थात उससे पहले बात कर लें कि गति की समीकरण होती क्या है। गति की समीकरण होती क्या है तो आपके सामने दिख रहे होंगे u, v, a, s और t। इन संकेतों का साधारण रूप में जो है हम सामान्य रूप से ही इनका प्रयोग होता है। v का मतलब होता है यहाँ पे अंतिम वेग, किसी भी वस्तु का अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग। और u से तात्पर्य होता है तुम्हारा प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। a से मतलब होता है गति के दौरान उत्पन्न त्वरण, गति के दौरान उत्पन्न त्वरण। s है तुम्हारी जो t समय अंतराल है, ये समय अंतराल रहा, समय अंतराल। इस टी समय अंतराल में त्वरण a के अंतर्गत जो दूरी तय करी है, दूरी या विस्थापन बोलेंगे इसको अभी हम, चलो दूरी ले लें, दूरी या विस्थापन जो तय किया है। तो इन सब के बीच में जो हम संबंध स्थापित करेंगे, उन संबंधों को हम 3 समीकरणों के रूप में संबंध स्थापित करते हैं। v, u, a, s और t के बीच में जो 3 संबंध स्थापित होते हैं, इन तीनों संबंधों को ही हम गति की 3 समीकरणों के नाम पे जानते हैं, जो कि आपके सामने लिखी हुई है। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र बराबर यू स्क्र प्लस 2as। क्लियर होगी इतनी बात है। अब देख लीजिए गति की प्रथम समीकरण के लिए हम ग्राफ या विधि से इनका निगमन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम मानते हैं कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक u से गति प्रारंभ कर, प्रारंभिक वेग u से गति प्रारंभ कर समय अंतराल t में त्वरण a के अंतर्गत, त्वरण a के अंतर्गत v वेग से s दूरी तय करने के बाद v वेग प्राप्त कर लेती है। क्लियर हुई बात। माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति प्रारंभ कर समय अंतराल डेल्टा t में एक त्वरण के अंतर्गत s दूरी तय करने में वेग v प्राप्त कर लेती है। क्लियर हुई बात। तो देखिए सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ के विषय में लिख ही दिया है जो भी बताया था आपको। o हुआ, x एक्सिस हुई, y एक्सिस हुई, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि कोई वस्तु ऑलरेडी पहले से ही वेग लिए हुए है, तो वो वेग हमने मान लिया u वेग से गति प्रारंभ कर रही है। गति प्रारंभ करके यहाँ आ गई तुम्हारी, इस बिंदु का नाम हम मान लेते हैं, अपनी तरफ से मान लो u वेग से गति प्रारंभ कर रही है। तो इधर को हम किसको दर्शा रहे हैं, पहले तो इधर को लिख दो वेग से, इधर को क्या है, वेग को दर्शाया जा रहा है v को, ठीक है। और मात्रक वही होंगे सामान्य, और इधर को हम क्या दर्शा रहे हैं, समय, समय t को। x अक्ष पर हमारा समय है और y अक्ष पर तुम्हारा क्या है, वेग है। बिंदु a पे है, बिंदु, चलो बिंदु a। तो यहाँ पे हमारा वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u है, प्रारंभिक वेग u। उसके बाद समय, ये इसको o मान लिया, मूल बिंदु को क्या लिया, o। और t समय बाद, कितने समय बाद, t समय बाद ये यहाँ समय लिया हमने, t समय बाद बिंदु c पर t समय ले लिया, और t समय बाद वस्तु का जो वेग हुआ, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो थोड़ा ऊपर को ले लेते हैं इसको, गति की का निगमन।
वाई एक्स से, और अंतिम वेग कौन सा प्राप्त कर लेती है, v अंतिम वेग प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस a और ये हो गया b, और इसको मान लिया c, और इसको मान लो d, इसको क्या मान लेते हैं d। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए ये समांतराल जितना ये है इतना ये होगा, तो ये भी t होगा, क्या होगा t। और ये वेग कितना था जी v, ये ना v, और v में से u निकालना है, तो यहाँ कितना रह गया v माइनस u, ये वाला हो गया v माइनस u, और ये एंगल हमारा थीटा एंगल पे है। एंगल कितना है, थीटा एंगल पे है। तब VT ग्राफ से, VT ग्राफ से, VT ग्राफ से त्वरण बराबर VT ग्राफ की प्रवणता की प्रवणता। तो इसकी जो प्रवणता होगी त्वरण A बराबर क्या होगी, प्रवणता tan थीटा, क्या होगी प्रवणता, देखो tan थीटा होगी, और tan थीटा बड़ा होता है लंब बटे आधार, तो v माइनस u, ये रहा, ठीक है, लंब बटे आधार। तो आधार क्या है t, क्या है t। तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी, चलो आगे को करके चलते हैं, इम्प्लाई इसकी इधर को करी तो ए टी बराबर v माइनस यू, और इस u को इधर उठा लाए, जब इधर उठा लाए तो हमारा गया v बराबर u प्लस ए टी। क्लियर हो गया, ये गति की फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, गति की फर्स्ट इक्वेशन तैयार आपके सामने हो जाती है। क्लियर है। दूसरी द्वितीय इक्वेशन, v बराबर u प्लस ए टी का निगमन अभी आपके सामने हम कर चुके हैं फर्स्ट का। द्वितीय s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरे समीकरण का निगमन करेंगे। तो यहाँ हमें दूरी बराबर करनी है, किसके बराबर करनी है, दूरी के इक्वल करना है। तो यहाँ देखिए पहले पुनः हम यहीं से पुनः अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, पुनः अप्लाई करते हैं, और हम कहते हैं कि हाँ ए बराबर त्वरण ले लें, त्वरण बराबर क्या था, लंब बटे आधार। तो इसको हम आपके संकेत रूप में लेके चलते हैं बी डी अपॉन ये ए डी अपॉन ए डी, या बी डी बराबर ए इंटू ए डी। तो ए डी तुम्हारी ये है, तो ए डी का मान कितना होगा टी, कितना होगा, तो बी डी का मान कितना होगा, इतना हो गया ना। अब विस्थापन, वस्तु का विस्थापन क्या होगा, वीटी ग्राफ व समय अक्ष द्वारा घेरा क्षेत्र का क्षेत्रफल। और कौन सा क्षेत्र घेर रहा है, ये क्षेत्र घेरा हुआ है तुम्हारा ये। तो एक त्रिभुज का हो गया और एक नीचे आयत का हो गया। तो इम्प्लाई एरिया ऑफ ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ओ सी डी ए बराबर, ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम्हारा बन गया 1/2 आधार बना ए डी।
इंटू ऊंचाई बी डी, ऊंचाई बी डी प्लस ये क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसको लिख सकते हैं हम ओसी गुणा डी सी, ओसी गुणा डी सी। तो हाफ एटी, देखिए एटी क्या है, वस्तु का विस्थापन, विस्थापन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, चलो बाद में आ जाएंगे। एडी ए डी टी है इनटू बी डी हम यहाँ निकाल चुके थे, ये रहा बी डी यहाँ निकाल चुके थे, तो ए टी प्लस ओसी क्या है, ओसी तुम्हारा टी इनटू डी सी क्या है, डी सी, ये रहा जी डी सी, यू के बराबर है, इसके बराबर है, यू के बराबर है इनटू यू, इक्वल 1/2 ए और टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो इसको जब सीधे रूप में लिखेंगे तो विस्थापन की तो निकाल रहे थे, तो विस्थापन क्या हुआ, एस हुआ, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति की दूसरी समीकरण तुम्हारी तैयार हो जाती है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, गति की द्वितीय इक्वेशन। और गति की तृतीय समीकरण, गति की तृतीय समीकरण, देखिए थर्ड इक्वेशन हमारी है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तीसरी समीकरण, इसका निगमन अब हमें करना, तो समझिए गति की तृतीय समीकरण के लिए देखिए यहां से अब पुनः विस्थापन बराबर पहले हमने निकाला था इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का और किसका, इसका, देखिए त्रिभुज का अलग निकाला था और इस आयत का अलग निकाल के ऐड कर दिया था। लेकिन ये क्या बनना, ट्रेपीजियम बनना, समलंब बनना। ये भुजा और ये भुजा समांतर है, जब दोनों भुजा समांतर हैं तो समांतर भुजाओं का योगफल इनटू हाफ, समांतर भुजाओं के जोड़ का आधा और उनके बीच की दूरी क्या होता है, वो समलंब का क्षेत्रफल। तो पुनः विस्थापन बराबर समलंब ए ओ सी बी, समलंब ओ, चलो ए से ले लो, ए ओ सी बी का क्षेत्रफल तो इक्वल एस बराबर विस्थापन एस है, एस बराबर समलंब का क्षेत्रफल तो 1/2 और समांतर भुजाओं का जोड़। तो समांतर भुजा कौन सी है तुम्हारी, BC प्लस OA इनटू इनके बीच की दूरी OC इक्वल 1/2। BC क्या है, BC ये है, तो BC का मान कितना था, मेरा U, BC के बराबर तो U नहीं सॉरी V प्लस OA इतना U इनटू OC क्या है, OC है तुम्हारा ये वाला, OC है T, OC क्या है T, परंतु V बराबर U प्लस AT से देखिए यहाँ से T का मान निकालते हैं, तो T बराबर इसको इधर लिया है तो V माइनस U/A, परंतु इतने से T बराबर इतने, T का यह मान
उपरोक्त समीकरण में रखने पर, जब इस टी का मान यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1/2 एस बराबर 1/2 वी प्लस यू इंटू टी का मान v माइनस यू और बटे 2 2 ए बटे ए, तो इक्वल, देखिए एक बार योग एक बार अंतर वाला फॉर्मूला बनना, तो ए अपॉन में है, ए अपॉन में है, तो इसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाई ए की और इसकी गुणा होकर 2as बराबर 2as, और 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, ए की यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, एक बार योग एक बार अंतर है, तो ये बन गया a की 2 माइनस b की 2 के अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब u को इधर ले आए, तो यहाँ पे बचा तुम्हारा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार से गति की तीसरी समीकरण भी प्राप्त आपको हो जाती है। तो स्पष्ट होंगी तीनों समीकरण हम किस किस रूप में और कैसे कैसे जो है यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो तीसरी समीकरण कौन सी हुई तुम्हारी, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों समीकरण आप स्पष्ट कर चुके हैं। अब यहाँ से ये जो गति है तुम्हारी, ये सरल रेखीय गति के लिए है, मतलब कि जब एक समतल पर गति हो रही हो, यदि समतल से उठ करके ये गुरुत्व के अंतर्गत गति हो रही हो, तो इन समीकरणों का थोड़ा सा रूप परिवर्तन हो जाता है, और उस चीज को यहाँ पे देखिए। जब गति हमारी ऐसे गुरुत्व के अंतर्गत हो, गुरुत्व के अंतर्गत गति है। गुरुत्व जो कहलाता है, जो प्लेन है, समतल है, पृथ्वी से ऊपर का जो भी भाग है वो गुरुत्व है। जैसे कि पेंसिल हुई या किसी को भी हम आसमान की तरफ को ऊपर को उछालते हैं, पृथ्वी से ऊपर की ओर को उछालते हैं, तो वह गति लंबवत ऊर्ध्वाधर दिशा में होने लगेगी। ऊपर नीचे ऐसे वाली, या तो नीचे को जाएगी और ऊपर को जाएगी, तो वह हमारी गति क्या कहलाती है, गुरुत्व के अंतर्गत गति कहलाती है। तो यहाँ एक बात ध्यान रखना है, जैसे हम सरल रेखा गति ये हो रही थी, समतलीय गति में हम दूरी के लिए s यूज कर रहे थे, तो यहाँ दूरी जो काम करेगी, ऊंचाई का काम करेगी, तो यहाँ पे h ले लेंगे। क्या ले लेंगे, h। और जब समतल पे त्वरण था, तो समतल पे वो रेखीय त्वरण a यूज कर रहे थे। लेकिन सदैव याद रखो, जो गुरुत्व के अधीन गति होती है, तो गुरुत्व के अधीन हमारा त्वरण काम करता है, गुरुत्व त्वरण g। क्या काम करता है, गुरुत्व त्वरण g काम करता है। और इतनी भी पता है कि g की दिशा सदैव नीचे की ओर को होती है, g की दिशा सदैव क्या होती है, नीचे की ओर को होती है। तो यहाँ से गति की समीकरण हमारी हो जाएंगी, जहाँ s है वहाँ h यूज कर देंगे, और जहाँ a है वहाँ पे g यूज कर देंगे। तो पहली की रूप बन जाए गुरुत्व के अंतर्गत गति की समीकरण, गुरुत्व के अंतर्गत गति की समीकरण v बराबर u प्लस जी टी, फर्स्ट हो गई। दूसरी हो जाएगी तुम्हारी h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सेकेंड। और तीसरी हो जाएगी तुम्हारी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। जहां a थी वहां g यूज कर लिया, और जहां s थी वहां पे h यूज कर लिया। हाँ, क्लियर होगी ना बात। अब यहीं से देखो, ये जो गति है ये हमारी जब नीचे की दिशा में है तब है जब हमारी ऊपर से नीचे की तरफ को हो रही हो, अर्थात त्वरण की दिशा में ही हो, गुरुत्व त्वरण की दिशा में ही हो। यदि गुरुत्व त्वरण के विपरीत हो, ऐसे ऊपर को वस्तु उछल रही है, जब ऊपर की ओर को गति कर रही है, तो यहाँ पे g का मान नेगेटिव रख देंगे, और g का मान नेगेटिव रखते हैं तुम्हारा v बराबर u माइनस जी टी, h बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर
u स्क्वायर माइनस 2gh। कब है? जब गति तुम्हारी ऊपर की दिशा में हो रही हो, अर्थात हम किसके विपरीत दिशा में है या किसके विरुद्ध है? गुरुत्व त्वरण के विरुद्ध गति कर रहे हैं, गुरुत्व त्वरण की दिशा में गति कर रहे हैं, तब हमारा क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव ही यूज होगा, पॉजिटिव ही बने रहेंगे। तो बच्चों ये क्लियर हो गई होंगी, गति की समीकरणों को स्पष्ट रूप से पूर्ण रूप से स्पष्ट कराते हुए आपको समझा दिया है। और उन्हीं गति की समीकरणों को जब हमारे गुरुत्व के अधीन गति होने लगे ऊर्ध्वाधर, तब गति के समीकरणों का क्या रूप हो जाएगा। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अब सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। और एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, इसको हम पीछे भी आपको बता चुके थे। जब गति का लेसन हम शुरू कर रहे थे तभी आपको बता दिया था घूर्णनी गति के दौरान जब कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड वृत्तीय पथ पर समान चाल से गति करती है तो उसकी यह गति क्या कहलाती है? एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूमती है, तो वृत्ताकार पथ पे कोई वस्तु घूम रही है तो यह उसकी क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। अर्थात हम सीधा सीधा कह देंगे कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान चाल से गति कर रही है, मतलब उसकी चाल समान है, मतलब समान समयांतरालों में समान कोणीय विस्थापन कर रही है। इसकी यदि संपूर्ण डिटेल आपको समझनी है तो अगली क्लासों में इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। जितना यहाँ है वो आपके अकॉर्डिंग ही, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताया जा रहा है। ये कोई यहाँ पर ये वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ पर किसी समय वस्तु यहाँ है और किसी समय वस्तु यहाँ है। तो जैसे वहां पर रेखीय विस्थापन हो रहा था, यहाँ पे कोणीय विस्थापन होगा, इसको थीटा के रूप में जानते हैं। अब किसी समय यहाँ आ गया, चलो इनको थीटा 1 और थीटा 2 ले लो। थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। तो जो ये यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब एक तो ये बना और एक ये बना, मतलब थीटा 1 और थीटा 2। यदि ये दोनों विस्थापन समान समयांतरालों में है, इसमें है समान समयांतरालों में है, ये विस्थापन ये भी मान के चलो 1 सेकंड में हुआ है और ये भी 1 सेकंड में हुआ। तो जब समान समयांतरालों में समान कोणीय विस्थापन होता है तो उस गति को हम क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति। अर्थात हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करते हुए किसी पिंड की गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। अब वृत्तीय पथ में हम जानते हैं कि एक पूरा जो राउंड होता है उसकी परिधि के बराबर होता है। यदि इसकी त्रिज्या क्या होगा? r हो, तो इसके द्वारा एक राउंड में तय की गई दूरी क्या होगी? 2πr विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय क्या कहलाएगा? उसका वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस पार्ट में जो इस अध्याय था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस आपका जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगे हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, तो अगली वीडियो का इंतजार करें। सो थैंक्स, धन्यवाद। और यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी जो है प्रॉब्लम छोड़ सकता है।